आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है 10 अगस्त का शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस घटने से जो राहत मिली थी वो स्थायी नहीं थी, क्योंकि अब केस फिर से बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही बड़े शहरों का हाल तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा छोटे शहरों और कस्बों का हाल लेंगे कि वहां कहीं हम चूक तो नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर के अलावा ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी पता नहीं जमीन पर कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर दूसरी पार्टियां ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही हैं। एक पूर्व सपा विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी राम के सहारे सत्ता में आई और परशुराम की वजह से सत्ता में जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। और चीन की एप्लीकेशन से तो हम सावधान हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कनेक्शन वाली खतरनाक मोबाइल ऐप्स के बारे में हम कब जागेंगे, हम बताएंगे आज आपको। खास इन्वेस्टिगेशन है हमारी। ये सब कुछ, लेकिन पहले हेडलाइंस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के क्वारंटीन अवधि को ड्यूटी के तौर पर माना जाए, इसकी गिनती छुट्टी में न की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले शुक्रवार को और फिर आज रिया, उनके भाई, पिता और मैनेजर से पूछताछ की। मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव तो डल गई है, लेकिन अब मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई है, उसको लेकर ट्रस्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद के ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदगी की जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आगरा में एक बैठक के दौरान आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। दिनेश शर्मा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 10 लाख से 20 लाख होने में भारत को, यानी हमें सिर्फ 3 हफ्ते लगे, 21 दिन। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि 10 से 20 लाख का ये सफर भारत ने अमेरिका और ब्राजील से भी तेज पूरा किया है। भले ही दोनों देश कुल इन्फेक्शन केसेस के मामले में हमसे आगे हैं, लेकिन रफ्तार हमारी ज्यादा है। हमारे यहाँ अब तक 21 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं और 6,20,000 से ज्यादा लोग अब भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। जो बड़े शहर हैं, जो महानगर जिनको कहते हैं, उनकी हालत खराब है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिलों कस्बों का हाल ठीक से न ले रहे हों। हमारी डेटा इंटेलिजेंस टीम के साथी हैं दीपू राय, आप लोग जानते हैं उन्हें। अक्सर कोरोना के नंबर्स को समझने में वो हमारी मदद करते हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अभी क्या स्थिति है। देखिए, थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने किया था एक स्टडी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने केसेस बढ़ रहे हैं और क्या रफ्तार है उनकी। अब जो चीज सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात उसमें कि जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट होते थे पहले, वो उनके टोटल केसेस में जो हिस्सेदारी होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तकरीबन आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं तो उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में जिस तरह से नंबर्स आए शुरू में कि 8 मई के अगर हम नंबर की बात करें तो करीब आधे, यानी कि 49% जो इंडिया के टोटल केसेस थे 8 मई के आसपास, 59,688 के आसपास, तो उस समय 49% के आसपास इन केवल टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट के थे। उसके बाद जून में 48% हुए, जुलाई में 40% हुए। ये टॉप 10 की मैं बात बोल रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट थे जिनका शेयर शुरू में 50% था 8 मई के बाद। उसके बाद ये 29% पे आ गए अगस्त में। यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच, 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ये तकरीबन आधे गिरावट आ गई है इनमें। यानी कि इनका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बहुत सारे छोटे
सिटीज या रूरल डिस्ट्रिक्ट की ओर। और नंबर वाइज जब हम लोगों ने किया था 28 जून के और 28 जुलाई तक के नंबर्स को थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो एक नंबर कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां 1000 से ज्यादा केसेस हैं, और उसमें ये पाया कि तकरीबन 56 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां 1000 से ज्यादा केसेस थे 28 जून तक। लेकिन 28 जुलाई के तक को जो नंबर आए उसमें ये पाया हमने कि तकरीबन 206 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 56 से सीधे 206 पहुंचना, यानी 150 के आसपास की उछाल मिली थी। और ये 28 जुलाई का अभी जो शेयर के अकॉर्डिंगली जो नंबर आ रहे हैं कि कितना इन टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट का कितना शेयर घटा है और ये घट करके बाकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसमें आप जब हमारे पास केसेज 21 लाख से ऊपर है उस समय टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट की हिस्सेदारी 29% है। जब केसेज 59,000 थे तो हिस्सेदारी 49% थी 8 मई को। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इवन और ज्यादा नजदीक जाइए 8 जुलाई को जब केसेज 7 लाख के आसपास थे तब हिस्सेदारी टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट की 40% थी, यानी कि बड़े डिस्ट्रिक्ट जो एपी सेंटर माने जाते थे। अब 8 अगस्त को अगर लेटेस्ट हम देखें जो नंबर अवेलेबल है उसमें 29% रह गई है, जबकि टोटल केसेस देश के 21 लाख का से ऊपर है। तो ये बताता है कि छोटे और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में, रूरल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गंजाम तक में 1000 से ऊपर अगर आपके पास केसेज हैं, आपके बेगूसराय, भोजपुर या बाकी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में अगर केसेज 1000 से ऊपर हो जाए तो नो डाउट वो डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं और 1000 से ऊपर केसेज होना मतलब कि इससे काफी तेजी से फैला है और बड़े शहरों से, बड़े डिस्ट्रिक्ट से अभी छोटे शहरों की ओर पूरी तरह से फैल गया है। ठीक है दीपू, ये तो जिलों कस्बों की बात हुई। ग्लोबल स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं? डेली केसेस और रैंकिंग दोनों के हिसाब से बताइए। देखिए, डेली केसेस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इंडिया जो है नंबर ऑफ केसेस में, डेली केसेस में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है और यूएस जो है अभी भी टॉप पे है, नो डाउट। लेकिन ये जो बार बार ऊपर नीचे जो नंबर्स हो रहे हैं, कई बार इंडिया उसमें ऊपर हो रहा है और जो अभी आंकड़े बता रहे हैं कि टोटल वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें देखिए कंट्रीज वाइज, तो उसमें सबसे ज्यादा जो केसेस अभी रिकॉर्ड किए गए हैं वो यूएस में है 37% पूरी दुनिया भर का। यानी कि आप देख सकते हैं कि रसिया उसके बाद 2% है, लेकिन ब्राजील अभी भी इंडिया से ऊपर है। तो टोटल केसेज में तो हालत ये है कि 12% से 13% के आसपास ब्राजील है और यूएस 37%, इंडिया तकरीबन 10%। लेकिन एक्टिव केसेज में भी इंडिया का जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 10% के आसपास है, यानी कि 6,34,000 के आसपास एक्टिव केसेज इंडिया में है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिए तो 63 लाख से ऊपर केसेस वर्ल्ड वाइड है, एक्टिव केसेस 63,91,311 के आसपास। तो ओवरऑल आप देखिए तो एक्टिव केसेस के भी नंबर्स में अब ऑलमोस्ट इंडिया धीरे धीरे 10% के आसपास पहुंच गया है। 9.93% एग्जैक्ट नंबर है उसका। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप रैंकिंग के अकॉर्डिंगली देखिए तो अभी भी इंडिया एक तरह से कहा जाए कि डेली केसेस के मामले में कई बार वो यूएस को पीछे छोड़ रहा है और लेकिन टोटल क्यूमुलेटिव केसेस या टोटल केसेस में अभी भी वो यूएस से नीचे है, यूएस और ब्राजील से नीचे एक तरह से कहा जाए टोटल केसेस में। लेकिन अब धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जा रहा है। ये थे हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पिछले कुछ दिनों से डेली केसेस घट रहे थे और एक राहत, एक उम्मीद पैदा हो रही थी, वहां फिर से अब केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामले देश में जब सबसे पहले सामने आए थे तो दिल्ली लिस्ट में ऊपर रहता था। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर थे। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली की हालत सुधरी, डेली केसेस कम हो गए, 600 तक गिर गए, लगने लगा कि हालात काबू में आ रहे हैं। लेकिन अब फिर से नए केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 1300 केस सामने आए हैं। इस पर दिल्ली सरकार की अपनी सफाई भी है। मैंने बात की दिल्ली कवर करने वाले आज तक रेडियो संवाददाता पंकज जैन से। देखिए, दिल्ली में एक वक्त आया था जब जून के महीने में अपने पीक पर पहुंच गया था कोरोना और फिर उसके बाद धीरे धीरे जुलाई के महीने में दिल्ली में कोरोना के मामले कम होना शुरू हुए थे। लेकिन अब जब अगस्त की शुरुआत हुई है तो एक बार फिर से 1000 के ऊपर ये आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जो टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ी है। हालांकि ये एंटीजन टेस्ट ज्यादा है
इस बात का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या अभी भी कम है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी स्थिति इसी तरह की रहती है, क्योंकि इससे पहले ऐसे वक्त अभी देखने के लिए मिला है जब दिल्ली में मामले 1000 से कम हो गए थे और 600 के पास भी पहुंच गए थे। तो यहाँ पर 3 मुख्य पहलू इसके हो सकते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है कि दिल्ली में जो एंटीजन टेस्ट है उसकी तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है, क्योंकि इसके सेंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। हर गली मोहल्ले में एंटीजन टेस्ट के लिए सेंटर उपलब्ध है और लोग अपने घर से आसानी से इन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और अपना टेस्ट करा लेते हैं। उन्हें सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना होता है और उनकी रिपोर्ट उनके सामने होती है। हालांकि इसको लेकर कई विवाद भी है, कई बहसें भी है, लेकिन देखना होगा कि सरकार इस मामले को लेकर क्या सुधार करती है। दूसरी बात सबसे अहम जो है वो ये है कि हमें 14 दिन के वक्त को भी ध्यान रखना होगा। हर शहर में या हर इलाके में 14 दिन के बाद क्या कोरोना तेजी पकड़ता है, इस बात को लेकर भी एक्सपर्ट अपनी अपनी राय रख चुके हैं। 14 दिन के पहले जब कोरोना काफी कम हो रहा था तो ये देखने के लिए मिला कि दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कोरोना जिस तरह से लोगों पर असर करता है, इसके लिए कहा जाता है कि हमें 14 दिन का वक्त करना होता है। तो ऐसे लोग जो अनलॉक की शुरुआत के बाद धीरे धीरे शहर में आ रहे थे, इसके बाद अपने दफ्तरों का भी रुख कर रहे थे, जो प्राइवेट व्हीकल है, सरकारी वाहनों की व्यवस्था है, वो भी शुरू हो गई। तो ऐसे में लोग पहले की ज्यादा घरों से बाहर निकलने लगे हैं। खासतौर से अगस्त के महीने में बाजार भी कई खुलने लगे हैं। तो ये भी एक वजह है कि लोग कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ रहे होंगे। पंकज, दिल्ली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली की आप सरकार ने केंद्र से मदद मांगी थी, जिसके बाद अमित शाह पिक्चर में आए, रैपिड टेस्टिंग हुई बड़े पैमाने पर दिल्ली में और कहा गया कि गृह मंत्री के सक्रिय होने के बाद दिल्ली में कोरोना पर कुछ काबू पाया गया है। तो अब ये जो रीसेंट स्पाइक है, इस पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं? दिल्ली सरकार क्या कह रही है? देखिए, सरकार से सवाल पूछा गया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक अलग ही वजह बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं यूपी, हरियाणा और जो आसपास के बाहरी राज्य हैं वहां से कोरोना के मरीजों के आने की वजह से देखने के लिए मिल रही है। तो उन्होंने एक आंकड़ा भी सबके सामने रखा और उन्होंने बताया कि दिल्ली में आखिर क्या वजह है। अगर हम बात करें दिल्ली में कोरोना मामलों की, तो स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है दिल्ली के कि फिलहाल जो मौजूदा कोरोना मरीज हैं उनमें 30 से 35% मरीज बाहर के हैं, यानी कि ये लोग दिल्ली के नहीं हैं, ये लोग यूपी, हरियाणा यहाँ से अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली में या दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक चर्चा भी काफी तेज हुई, राजनीतिक बवाल भी हुआ और खासतौर से यहाँ पर दिल्ली सरकार का ये मानना है कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद ये वो जगह हैं जहाँ से लोग दिल्ली में आके टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट में जब वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो भर्ती भी यहाँ हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस वजह में शामिल कर रही है और उनका कहना है कि बाहरी जो लोग हैं उनकी वजह से दिल्ली में अचानक ये उछाल आया है। क्योंकि पिछले दिनों की हम बात करें तो दिल्ली में जो कोरोना के मामले थे वो 1400 के नजदीक पहुंच गए थे। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता पंकज जैन। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सियासत को जिसने साध लिया वो देश को साध लेता है। कई सारे मुद्दे हैं, रिप्रेजेंटेशन के सवाल है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो कैडर बेस्ड हैं, मजबूत हैं, सत्ता में रह चुकी हैं, तो कॉम्प्लेक्स जगह है। अभी इलेक्शन में 2 साल हैं, 2022 में वहाँ चुनाव होंगे, लेकिन तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। एक दिलचस्प रिपोर्ट हमारे साथी हैं कबूल अहमद, उन्होंने आज तक .in के लिए की है। रिपोर्ट ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी राम को घर घर तक पहुंचाने में जुटी है। राम मंदिर भूमि पूजन हाल ही में हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी परशुराम को साथ लेने की कोशिशें कर रही हैं। तो बीजेपी को एक समय यूपी में 2 जातियों की पार्टी कहा जाता था, ब्राह्मण और वैश्य। लेकिन अमित शाह के दौर में बीजेपी ने बड़े स्तर पर पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा और एक अटूट समीकरण तैयार किया जिसमें सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं और कुछ चंक्स में दलित भी हैं ना। 2017 के चुनाव यही दर्शाते हैं। लेकिन जो हमारे साथी हैं कबूल अहमद, उनकी ये रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है
कि ब्राह्मणों को क्यों और कैसे सपा बसपा लुभाने में लगे हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि दूसरे दलों को क्यों लग रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मण दरअसल परंपरागत रूप से एक दौर में कांग्रेस का वोट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जब मंडल की राजनीति आई, कमंडल की राजनीति आई, उसमें वो लगातार हाशिए चला गया और फिर वो एक तरह से वोट बैंक की तरह बन के रह गया है। इसको अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने तरह से इस्तेमाल करने की कवायद करती हैं। अगर आप देखेंगे कि 2017 की मैं बात करूं जरा, तो 2017 में बीजेपी को जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय ने वोट दिया था, तो उनको लगा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता का जो सिंहासन होगा वो किसी एक ब्राह्मण समुदाय के ही हाथ में होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं, जो कि बेसिकली राजपूत समुदाय से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत के बीच जिस तरह की राजनीतिक वर्चस्व की जंग रही है वो जम जाएगी कहीं, और यहीं से और योगी आदित्यनाथ की इमेज भी कहीं ना कहीं जो है, खासतौर से जब ये गोरखपुर से अपनी राजनीति करते हैं तो वहां भी वो एंटी ब्राह्मण राजनीति शुरू करते हैं और वो एक तरह से उसको राजनीतिक तौर से बहुत डेवलप करते हैं। और पूर्वांचल जो खासतौर पर ब्राह्मणों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था एक समय में, वहां धीरे धीरे ब्राह्मण जो है राजनीतिक हाशिए चला गया और राजपूतों का वर्चस्व तेजी से बढ़ गया। इसलिए जो आपने अभी अहम सवाल पूछा कि ब्राह्मण क्यों नाराज है, दरअसल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे 2017 में जब सरकार बनी, सरकार में दिनेश शर्मा जो कि खासतौर से शर्मा है, उनको ब्राह्मणों में उत्तर प्रदेश में किसको माना जाता है, ब्राह्मण के तौर पर देखा जाता है, सिरमौर के तौर पर तिवारी, मिश्रा, पांडे, त्रिपाठी, सरयू पारी हो या कानकुज ब्राह्मण जो होता है वो एक तरह से सिरमौर रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जहाँ बात आती है कैसे, अब आज 2017 में जब सरकार बनती है तो सरकार में सत्ता में बहुत ज्यादा भागीदारी भी नहीं मिलती। उसके बाद 2017 में ही उत्तर प्रदेश के वैतरणी जिले में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है और फिर अभी पिछले दिनों में जिस तरह से विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है वो अब वो तो जांच का विषय है कि सही है गलत, लेकिन उसके बाद जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं लगातार उसके बाद से कई जगह ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को ये लगता है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज हो गया है और वो ऐसे में वो एक अपने राजनीतिक विकल्प की तलाश देगा। ठीक है, तो वही अगला प्रश्न मेरा उससे ही जुड़ा था कि मतलब ये लगता है कि ऐसे हालात हैं कि योगी सरकार और ब्राह्मण वोटर्स के बीच एक फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, मतलब एक दरार है, दरार को बड़ा किया जा सकता है। तो जो और दल हैं वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली, सपा और बसपा? हाँ, तो ये प्रतीकात्मक रूप की राजनीति तौर पे सपा बसपा ने शुरू किया है। खासतौर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ये जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े वो माने जाते हैं आइडियल भगवान परशुराम, ठीक है, उनको पेश किया है। क्योंकि आप अभी देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद बीजेपी जिस तरह से राम को कैश कराने की कोशिश की है, तो दरअसल अब जो है राजनीतिक दल जो है संघर्ष नहीं करना चाहते, वो समीकरण बनाना चाहते। तो यह वो सपा हो या बसपा हो, उनको लग रहा है कि अगर हम योगी आदित्यनाथ को राजपूत के तौर पे एक तरफ खड़ा कर देंगे तो ब्राह्मण जो वोट है उनसे नाराज होगा और वो आ गया। और उसमें उन्होंने उनके भगवान परशुराम को सबसे बड़ा जो है प्रतीकात्मक रूप से अपनाने की कोशिश की है। चाहे वो अखिलेश यादव हो जिन्होंने कहा कि हम लखनऊ में ब्राह्मणों की भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे और ब्राह्मणों की बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च भी उठाने की समाजवादी पार्टी ने वादा किया है। तो क्योंकि मायावती 2007 में एक ब्राह्मण पॉलिटिक्स का समीकरण जिसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया था, जिसमें कई नारे दिए थे, जो है ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, है ना, हाथी नहीं गणेश है, विष्णु शंकर महेश है, और वो राजनीतिक रूप से सफल रहा उनका प्रयोग। और इसी के बदौलत मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। तो अब दरअसल अखिलेश ने जब एक ट्रम्प कार्ड खेला और भगवान परशुराम को, तो मायावती ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि हम तो पहले से भी ब्राह्मणों की लेके राजनीति करते रहे हैं और ब्राह्मणों को अपने सत्ता में भागीदार भी देते रहे हैं। और मायावती के बाद जो सेकेंड दूसरी लीडरशिप है सतीश चंद्र मिश्रा की है, तो बसपा में ब्राह्मण ही दूसरे नंबर पे है, जबकि सपा में ऐसी स्थिति नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहता है, चाहे वो 2007 से पहले की बात हो या 2007 के बाद की बात हो। तो 89 में आखिरी मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के हुए थे नरेंद्र तिवारी जी। उसके बाद से जो चुनाव हुआ, चाहे फिर मुलायम सिंह यादव, फिर
राजनाथ सिंह। बीजेपी की 3-4 मरतबा उत्तर प्रदेश सरकार रही, लेकिन बीजेपी ने कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता कबूल अहमद। आजकल आपको किसी नई मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मालूम होता है तो पहले आप ये देखते हैं कि चाइनीज़ ऐप तो नहीं है ना। डेटा सेफ्टी की चिंताएं हैं, सरकार भी एक्शन ले रही है चाइनीज़ ऐप्स पर, लेकिन ध्यान थोड़ा पाकिस्तानी ऐप्स की ओर भी देना चाहिए। इंडिया टुडे ग्रुप के एक इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ पाकिस्तानी ऐप्स के निशाने पर हज़ारों इंडियन यूज़र्स हैं और ख़ासकर उनको निशाना बनाया गया है जो भारतीय सेना में काम करते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट में हैं या फिर रूलिंग पार्टी बीजेपी से जुड़े हैं। इन ऐप्स का खेल ये है कि ये काम तो पाकिस्तान से कर रही हैं लेकिन खुद को ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बताती हैं। इस स्टोरी पर मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अंकित कुमार से। देखिए, इसमें जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और इंडिया टुडे की टीम ने जब ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें हमने एक साइबर सिक्योरिटी फर्म की मदद भी ली, तो हमने ये देखा कि गूगल के प्ले स्टोर पे कम से कम 5 ऐसे एप्लीकेशन ऐप डेवलपर्स हैं और उनमें से कुछ अभी भी एक्टिव हैं और उनमें से कुछ अब डिसेबल कर दिए गए हैं। तो ये 5 एप्लीकेशन कहती हैं अपने आप को कि वो या तो यूके या ऑस्ट्रेलिया से काम करती हैं, हालांकि उन्होंने अपना पूरा एड्रेस, पता और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, जो कि कोई भी प्रोफेशनल ऐप डेवलपर सबसे पहले करता है क्योंकि उसे और क्लाइंट्स बनाने होते हैं। जब हमने इन डेवलपर्स के वेबसाइट, उनके एड्रेसेस वगैरह चेक किए तो कोई भी इनकी डिटेल पूरी नहीं थी, बिल्कुल ऑब्सक्योर या कोवर्ट जानकारी, आधी अधूरी जानकारी जिससे कि कोई इन तक पहुंच ना सके, जो कि बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं ऐप डेवलपमेंट के बिजनेस में हूँ, मैं सबसे पहले अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बनाऊंगा, उस पर अपना कॉन्टैक्ट दूंगा जिससे कि कोई भी क्लाइंट जिसे अपना ऐप बनवाना हो वो मुझसे संपर्क कर सके। तो सबसे पहला जो ऐप जिसको हमने ट्रैक किया डेवलपर को, उसका नाम है स्नोबेरी, जो कि अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। तो मैं सिर्फ 2 एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जो आप अभी देख सकते हैं। पहला है इंडियन आर्मी फोटो सूट एडिटर 2020 आर्मी सूट एडिटर, ये पूरा नाम है उस ऐप का। इसका डेवलपर है स्नोबेरी। ये क्या करता है? ये आपसे ये प्रॉमिस करता है कि इस ऐप से आप अपने साधारण तस्वीर को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के कॉस्ट्यूम में एक तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने आप को भारतीय आर्मी के किसी अच्छे ड्रेस में देखना चाहते हैं, आप इस ऐप को यूज करें। तो आप इसके एड्रेस में जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये स्नोबेरी जो है ये काम करता है यूके बर्मिंघम से, और इसका एक स्पेशल फीचर है जो ये कहता है कि हम अभिनंदन स्टाइल लुक देंगे आपको। यानी अगर आपको अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जो कि चर्चा में थे, पाकिस्तान में काफी चर्चा में है, तो उनके स्टाइल की मूछें अगर आपको अपनी फोटो पे लगानी है तो वो उसका भी कस्टमाइज लुक देता है। इस ऐप के 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड हैं आज के तारीख में प्ले स्टोर पे। जब हमने इसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने ये पाया कि ये ऐप और इस तरह के कई और ऐप्स बनाता है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए है, वैसे ही पुलिस फोर्स के कस्टमाइजेशन के लिए इसी डेवलपर ने एक और ऐप बनाया हुआ है जिसमें भारत की महिला पुलिस अधिकारियों की फोटो है जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें और आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से और ऐप्स बनाता है, तो तीसरा ऐप को मिलेगा, वो उसका नाम है टॉकिंग पीएम इमरान खान पीटीआई कप्तान टॉकिंग। इस ऐप का काम यह है कि उस पर इमरान खान के नारे आते हैं। तो भाई आखिर ये कौन सा ऐप है जो कि इंडियन पुलिस के लिए भी ऐप बना रहा है, इंडियन आर्मी के लिए बना रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बना रहा है? तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक हम पहला जो हमारा हिंट था वो था कि भाई इसमें कुछ ना कुछ फिशिंग है, लेकिन इतना काफी नहीं था। हमने थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। अब समस्या ये आती है कि ना तो इनका पूरा पता है, ना इनका कोई डेडिकेटेड वेबसाइट है। एक ब्लॉग पेज है जहाँ पे इनका प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है ऐप डेवलपर की वो अपलोडेड था। हमने उसको ट्रैक किया। उस ऐप को ट्रैक करते करते हमें एक नेटवर्क ऑफ डेवलपर्स मिले जो कि न सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस फोर्सेस के लिए ऐप्स बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे ऐड बनाए हैं जिनका इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या बीजेपी के जो चिन्ह हैं उनके साथ अपना एक पोस्टर बनवा सकते हैं। जब हमने इस पे करीब 2-3 हफ्ते काम किया तो हमें 4-5 चीजें समझ में आई। पहला कि स्नोबेरी अकेला ऐसा ऐप नहीं है, स्नोबेरी से जुड़े हुए 4 और ऐसे एप्लीकेशन हैं। इनका नाम है एक आयोरी एप्स इंक जो कि अब एक तरह से डिफंक्ट है, रेडबेरी एप्स इंक जो कि कुछ ऐप्स काम करते हैं, कुछ ऐप्स काम नहीं करते हैं,
एक बहुत ही पॉपुलर डेवलपर है यूए ब्रेव, जिसके कई एप्लीकेशन अभी भी मौजूद हैं। और जो मैंने आपको बताया बीजेपी के पोस्टर्स बनाने वाली एप्लीकेशन, वो यूए ब्रेव ने डेवलप किया हुआ है। और जो चौथा है उसका नाम है इंस्टाबेरी। इंस्टाबेरी सबसे क्रूशियल इस पूरे जांच में इसलिए है क्योंकि इंस्टाबेरी को हम लोग लोकेट करने में कामयाब रहे इस्लामाबाद में। अंकित, हम ये कैसे कह सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात कैसे पुख्ता हुई कि ये जो ऐप्स हैं ये भारतीय सेना में काम करने वालों या फिर रूलिंग पार्टी बीजेपी से जुड़े लोगों के ही पीछे पड़ी हैं? हमने जब एक्सपर्ट्स को इन ऐप्स की तरफ उनका ध्यान दिलाया और कहा कि आप जरा पता करके दीजिए कि ये ऐप्स आखिर फोन में इंस्टॉल करने के बाद करते क्या हैं, तो हर ऐप का अपना एक आईपी एड्रेस होता है सर्वर का, जिससे वो अपने डाटा को उसके थ्रू डाइवर्ट करते हैं या होस्ट करते हैं। जब उन आईपी एड्रेसेस की प्रोफाइलिंग की हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो उन्होंने ये पाया कि ये ज़्यादातर आईपी एड्रेसेस ब्लैकलिस्टेड हैं, यानी उन आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करके पहले कोई मालवेयर हम उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि आपके साधारण भाषा में अगर हम कहें तो आपके फोन के लिए जो हानिकारक हैं, जो सही एक प्रोग्राम होना चाहिए उसके विपरीत जाके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो आईपी एड्रेसेस जो इन ऐप्स को होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये जिन आईपी एड्रेसेस से ये एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, उनकी प्रोफाइलिंग ज़्यादातर सस्पिशियस मालवेयर के तौर पे है। सबसे पहला तो ये। दूसरा, जब रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने हमारे एक्सपर्ट्स ने किया, उन्होंने ये पाया कि भाई आपका यूजर बेस टारगेट क्या है। यूजर बेस टारगेट है इंडियन आर्मी के आप वो वर्दी बना रहे हो या पुलिस की वर्दी बना रहे हो या बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप सर्विस दे रहे हो, लेकिन आप जो दावा करते हो कि ये ऐप फोन में ये करता है, वो ऐप दरअसल आपके फोन में जाने के बाद ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा करता है। और एक बार वो आपके फोन में इंस्टॉल हो गया तो ये आपके बस में नहीं है कि आप उससे कितना रोक पाएंगे। आप मान के चलिए कि आपकी इंस्टेंट लोकेशन, आपकी गैलरी, आपके पिक्चर और कई सारी चीजें वो अपने सर्वर पे भेज सकता है, जिससे हम कहेंगे कि ये मालवेयर है। अब मान के चलिए कि अगर आप इंडियन आर्मी के यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, भाई हम आपको अभिनंदन स्टाइल की मूछ कस्टमाइज करके देंगे, तो आपके फोन में ऐसा मालवेयर है जिसका जो आप मान के चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का ऐप है, लेकिन असलियत में वो इस्लामाबाद से चल रहा है, किसी किसी ने बनाया। क्योंकि अगर मैं भारतीय सेना से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो निश्चित है कि मैं कोई पाकिस्तानी ऐप अपने फोन में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है, तब तो मैं मानूंगा कि अच्छा ये तो न्यूट्रल कंपनी है, वहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हमारा कोई एनिमी कंट्री नहीं है। लेकिन आज के डेट में जब हम चाइना के प्रति इतने सजग हैं, हमारा जो पुराना एक जो इस देश के हमारा जो एक पुराना दुश्मन एक है पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि उसने अपनी दुकान बंद कर ली है। तो जहाँ भारत सरकार का और हमारे सारे संस्थाओं का पूरा अभी ध्यान चीन की तरफ है, जो पाकिस्तान वाला थ्रेट है वो अभी कम या खत्म नहीं हुए। और हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का अगर हम ये कहें नतीजा, या एक लाइन में अगर हम ये कहें कि आखिर क्या समझ में आता है, तो ये समझ में आता है कि जो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर, जो गूगल का एंड्रॉयड ऐप का जहाँ से हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे अभी कई ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर अंकित कुमार। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के क्वारंटीन अवधि को ड्यूटी के तौर पर माना जाए, इसकी गिनती छुट्टी में न की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले शुक्रवार को और फिर आज रिया, उनके भाई, पिता और मैनेजर से पूछताछ की। मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव तो डल गई है, लेकिन अब मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई है, उसको लेकर ट्रस्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद के ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदगी की जाए।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आगरा में एक बैठक के दौरान आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। दिनेश शर्मा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो के शाम के न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में इतना ही। आज जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूं वो है नागेंद्र त्रिपाठी की। 2 बातें लिखी हैं इन्होंने। एक, इन्हें 4 अगस्त को मास्क पर हमने जो हेलो डॉक्टर किया था, मास्क हैबिट्स पर, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और साथ में इन्होंने लिखा है कि किस्सा गोई में हिमांशु वाजपेयी की शैली और अंदाज काबिल तारीफ है। पिछले कुछ महीनों से आज तक रेडियो सुनना शुरू किया है और अब वो दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ये लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नागेंद्र त्रिपाठी जी, आप आज तक रेडियो को लगातार सुन रहे हैं। ये सुन के बड़ा सुकून मिला हमें। बहुत अच्छा लगता अगर आप ये भी बताते हमें कि आप किस शहर से हमें लिख रहे हैं। आप में से जो भी लोग ईमेल हमें लिख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं तो और आनंद आएगा बात करने में। जैसे एक ईमेल लिखा है विन्नू सारस्वत ने और उन्होंने सिर्फ थैंक्स आज तक रेडियो लिखा है। विन्नू जी, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आपको आज तक रेडियो पर अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ये भी बताइएगा कभी फुर्सत में। और लोग अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो लिखें radio@aajtak.com पर। हमें सुझाव, सलाह, आलोचनाएं सबका इंतज़ार रहता है। तो जो कहना है radio@aajtak.com पर लिख कर कह डालिए। कल फिर दिन भर में मुलाकात होगी। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप।